हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे करंट अफेयर। ठीक है ना। चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर आने वाला जो एनटीपीसी रेलवे या रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर। ठीक है ना दोस्तों। और करंट अफेयर के डेली हम जो है टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उनके साथ मैं कुछ आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आपकी नॉलेज को इंक्रीमेंट मिलता है, नॉलेज बढ़ती है। ठीक है ना। तो आज है 12 सितंबर 2020। तो 12 सितंबर 2020 से जितने भी टॉप 10 जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई सीएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन रहा है। तो भाई सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की रही है, वो रिपोर्ट जारी करी थी किसने भाई, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो भाई मैंने बताया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य क्या है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा किसकी है, केरला की। ठीक है ना। केरला का ही सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भी है। तो ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 5 स्टार विलेज नामक योजना को लॉन्च किया गया। तो भाई किसके द्वारा जो 5 स्टार जो योजना है, विलेज योजना, गांव लेवल पे योजना स्टार्ट की, तो किसने स्टार्ट की है, वो की है इंडियन पोस्ट ने हुई। ठीक है ना। इंडियन पोस्ट यानी भारतीय जो डाक विभाग है, उसके द्वारा क्या है, इस योजना का प्रारंभ किया गया 5 स्टार विलेजेस नामक। ठीक है ना। अब इंडियन पोस्ट आया तो इंडियन पोस्ट के बारे में बात करेंगे। इंडियन पोस्ट के बारे में अगर बात करें, 1 अक्टूबर 1854 में क्या है, पहला डाकखाना खुला था भारत के अंदर। ठीक है ना। पहला डाकघर कब खुला था, 1 अक्टूबर 1854 के अंदर। ठीक है ना, भारत के अंदर। और वर्ल्ड पोस्ट डे पर पूछ लिया जाए तो 9 अक्टूबर को, हर साल हम 9 अक्टूबर को क्या है, विश्व डाक दिवस भी मनाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और हेडक्वार्टर की बात करें, जो हमारा जो डाक विभाग है उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है। पूरे भारत का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ठीक है। और जो इसके जो चीफ होते हैं, जो भारतीय डाक विभाग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के किस विभाग के अंडर में आता है, रविशंकर प्रसाद जी जिसके क्या है मिनिस्टर हैं। वो कौन सा मिनिस्टर है भाई, वो है सूचना मंत्रालय। ठीक है ना। सूचना मंत्रालय, ये जैसे कि रविशंकर प्रसाद क्या है, कोयला मंत्री भी हैं भाई। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री इनके पास है। ठीक है। और संचार मंत्री भी, यानी कम्युनिकेट जो मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है, उसके अंडर में आता है भारतीय डाक विभाग। अब एक स्टैटिक पॉइंट जानते हैं डाक विभाग से। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस भारत के अंदर है भाई। दुनिया में सबसे, अगर बात करें सबसे बड़ा जो वो है जाल है पोस्ट ऑफिस का, वो कहाँ पे है, इंडिया के अंदर। यानी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है भाई, क्लियर ना। और पोस्ट ऑफिस ये जो स्कीम आई है, इसके तहत क्या करेगा, गांव लेवल पे हर तरह की जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाएगा। यानी जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करवाने का काम करेगा इंडियन पोस्ट। ठीक है ना। जैसे कि पैसे निकलवाने हैं, किसी को अपनी पेंशन लेनी है, वो तो पहले ही था। और साथ के साथ ये जो इंडियन पोस्ट है ना, उसको क्या बना दिया है, पोस्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट पोस्ट बना दिया भाई। ठीक है ना। एक तरह का बैंक बनाने की जा रहा है भारतीय जो सरकार है, जो इंडियन पोस्ट है उसको बैंक बना के छोड़ देगी। ठीक है ना। और ऑलमोस्ट बना भी दिया है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। तो $50 मिलियन का ऋण देगा एशियाई विकास बैंक। तो किस देश को देगा, वो देगा भाई बांग्लादेश। बांग्लादेश जो देश है, कंट्री है, उसको क्या है, $50 मिलियन का ऋण की सहायता करेगा एडीबी। अब एडीबी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना कब हुई, 19 दिसंबर 1966। ठीक है। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस के अंदर। और इसके हेड करंट टाइम में एडीबी के चीफ कौन है, मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा चीफ है भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है। अभी क्या है, बांग्लादेश को देगा ऋण। तो बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, वो है राजधानी ढाका। मुद्रा टका। संसद का नाम है जातीय संसद।
शेख हसीना जी यहाँ की क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, यहाँ के करंट टाइम में राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, ठीक है ना। और भारत जो है ना, सबसे लंबी जो सीमा है ना अपनी, वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है, ठीक है ना। क्लियर है भाई। सबसे जब अगर भारत की बात पूछ ली जाए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। और बांग्लादेश ने भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, वो तीन साइड से घेर रखा है, ठीक है ना, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, इसीलिए उसका नाम क्या है, त्रिपुरा। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो भाई भारत का कौन सा स्थान है, 105वां स्थान है भाई, ठीक है। किस रिपोर्ट में भाई, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। क्लियर है। भारत का स्थान कौन सा है, 105वां। अब इसके बारे में जानेंगे। दरअसल ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, इस रिपोर्ट को जो कनाडा की एक फ्रेशर इंस्टीट्यूट है भाई, कनाडा का एक फ्रेशर इंस्टीट्यूट है, और दिल्ली में स्थित एक सेंट्रल फॉर सिविल सोसाइटी, इन दोनों ने मिलकर क्या है, इस रिपोर्ट को जारी किया है। ध्यान से सुनना, कनाडा की फ्रेशर इंस्टीट्यूट और दिल्ली में स्थित सेंट्रल फॉर सिविल सोसाइटी ने, दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। और उसमें भारत का स्थान कौन सा है, 105वां। क्लियर है। अब फर्स्ट पे कौन सा देश रहा है, फर्स्ट पे रहा है भाई हांगकांग, ठीक है। फर्स्ट पे कौन सा देश रहा है, हांगकांग। और सेकंड पर कौन सा है, सिंगापुर। और जो चाइना है ना दोस्तों, क्योंकि चीन जो लेटेस्ट, चीन लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे चीन लिख लेना, चीन कर लेना। क्लियर है। तो चीन का स्थान कौन सा है, 124वां स्थान है भाई। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये आई है एक इंडेक्स, और इसी तरह का बीते दिनों एक इंडेक्स आया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। उसमें भारत का स्थान कौन सा था, 48वां, ठीक है। उसमें भारत का कौन सा स्थान था, 48वां। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है टॉप 50 के अंदर आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में क्रिसिल के द्वारा भारत की जीडीपी 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। दरअसल भाई जो क्रिसिल जो भारतीय जो कंपनी है, उसने 2020-21 के लिए भारतीय जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका अनुमान लगाया भाई। दरअसल ये दोबारा अनुमान लगाया, ठीक है ना, अपने अनुमान को घटाया है। क्लियर है। अब देखो वो क्या है, पहले लगाया था इन्होंने -0.5%, -5% जीडीपी रहेगी भारत की 2020-21 के लिए, ये अनुमान लगाया था मई जून महीने में, ठीक है। परंतु अब इन्होंने कितना अनुमान लगाया, दरअसल -9% जीडीपी रहेगी भारत की 2020-21 के वित्तीय वर्ष के अंदर। क्लियर है। तो ये अनुमान लगाया क्रिसल, ये भारतीय कंपनी है भाई, ठीक है, -9.0 या -9 पॉइंट। अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या होता है भाई, किसी भी देश के, किसी भी देश की मतलब बाउंड्री के अंदर, ठीक है ना, मतलब पूरे देश की जो बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, जो एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके अंदर उस देश ने कितना तो उत्पादन कराया, और कितना उन्होंने मतलब कितनी जो सेवाएं दी, मतलब कितनी अच्छी सेवाएं दी, जो अपने जो वहाँ के जो लोग हैं उनको कितनी अच्छी सेवाएं प्रोवाइड की गई। तो उस चीज़ का जो प्रोडक्शन एंड जो सर्विसेज है, वो एक साल में कितनी हुई, कितनी परसेंट हुई, ठीक है ना, कितनी परसेंट इंक्रीमेंट हुई या कितनी परसेंट डिक्रीमेंट हुई, तो उसके मद्देनजर रखते हुए जीडीपी रेट जारी होती है किसी भी देश की। क्या होती है, जीडीपी रेट। तो समझ में आ गया होगा जीडीपी, कभी एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश की जो उत्पादन और सेवाएं जो क्रियाएं हैं कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, वो जीडीपी बताती है। क्लियर है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब दोस्तों देखो, जीडीपी जो है ना, ये तो जारी की है क्रिसल ने, जो कि भारतीय कंपनी है। इससे पहले सीएसओ ने भी जारी की थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसने क्या है भारत की जीडीपी बताई थी इस साल -23.9%, ठीक है ना। भारत की जीडीपी करंट टाइम में कितनी बताई थी सीएसओ ने, -23.9%, ठीक है भाई। तो इतनी जो डाउन आ गई है, किसके कारण, महामारी भी और कुछ पॉलिसीज भी खराब चल रही है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री
सिंधरुदा स्वामीजी स्टेशन रखा गया। तो भाई कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल दिया है। क्या नाम बदल दिया है? श्री सिद्धेरुदा स्वामीजी स्टेशन। तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदला है? वो बदला है भाई हुबली, हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली, नोट हुगली भाई, ठीक है ना। हुगली एक तो एक नदी है कोलकाता के अंदर, जो कलकत्ता नदी के किनारे, जो कलकत्ता शहर है ना, वो हुगली नदी के किनारे बचा, परंतु ये है हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। और अब इसका क्या है, नाम बदल के क्या कर दिया है? श्री सिद्धेरुदास स्वामी जी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है भाई। अब जी हुबली जो रेलवे स्टेशन है, इसका तीसरी बार नाम बदला गया है। कितनी बार? तीसरी बार। इससे पहले इसका नाम 2015 में बदला गया था। पहले इसका नाम था हुबली, नॉर्मल हुबली था भाई, ठीक है ना, परंतु हुबली कर दिया भाई, ठीक है। यहाँ पे आधा बै और बड़ा बै है, ठीक है ना, साथ में। तो हुबली रेलवे स्टेशन कर दिया 2015 में। उसके बाद क्या है, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? श्री सिद्धेरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। क्लियर है? अब इसके बारे में बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में। दरअसल यह रेलवे स्टेशन दक्षिणी पश्चिमी भारत रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। यहाँ पे क्या है, जो ये रेलवे स्टेशन है हुबली रेलवे स्टेशन, यहीं पे क्या है, जो दक्षिण पश्चिमी जो भारत का रेलवे जोन है, उसका जो हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? इसी रेलवे स्टेशन पे भाई। अरे ये है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, जो प्लेटफॉर्म बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन या सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कह लो, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा आने वाले टाइम में। यहाँ पे काम चल रहा है हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका अब नाम बदल दिया। क्लियर है? अब ये हुबली जो रेलवे स्टेशन कर्नाटक के अंदर है। वर्तमान में अगर बात करें सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा दुनिया में, वो है गोरखपुर। दुनिया की बात करें भाई, भारत का तो है ही है, परंतु दुनिया का सबसे लंबा रेलवे जो स्टेशन है वो कौन सा? गोरखपुर, ठीक है भाई। क्लियर है? याद रखना आपने। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप पार करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप पार कर लिया है, भारत की पहली कंपनी बनी है। तो कौन सी बनी है भाई? ये ऑप्शन तो सभी बेकार हैं, एक ही कंपनी है जो आजकल क्या है, फल फूल रही है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। जो हमारे मोदी, जो हमारे कौन है, मुकेश अंबानी जी, मोटा भाई मुकेश अंबानी जी, वो क्या है, फल फूल रहे हैं। उनकी हर दिन क्या है, नई एक रिपोर्ट जारी होती है। तो 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्री। क्लियर है? अब थोड़ा बात करते हैं एक स्टैटिक पॉइंट। एक कंपनी थी भाई एप्पल, जिसने हाल ही में क्या है, 2 ट्रिलियन डॉलर को पार किया था। 2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप पार किया था। किस कंपनी ने भाई? एप्पल ने, जो कि दुनिया की दूसरी, सेकंड नंबर पे, 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली दूसरी, दुनिया की दूसरी कंपनी बनी थी भाई एप्पल कंपनी। और अमेरिका की यह कंपनी है एप्पल, ठीक है ना। किसकी है? अमेरिका की। और अमेरिका की पहली बनी थी भाई यार। वर्ल्ड की कौन से नंबर की बनी थी? दूसरे नंबर की। अब दूसरे नंबर की बनी थी तो पहले नंबर की कौन सी थी? पहले नंबर की थी भाई सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरब की कंपनी है भाई। पहली 2 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप पार करने वाली पहली, विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी थी? सऊदी अरामको। क्लियर है? जो कि सऊदी अरब की कंपनी। क्लियर है? ठीक है ना भाई। और अमेरिका की पहली कंपनी कौन बनी? एप्पल, ठीक है ना। और दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी क्या कंपनी बनी थी मार्केट कैप करने वाली? 2 ट्रिलियन का। अब ये 2 ट्रिलियन से को कंपेयर करेंगे हम रिलायंस इंडस्ट्री से, जिसने हाल ही में 200 अरब डॉलर का क्या है, मार्केट कैप पार किया है। दरअसल 2 ट्रिलियन की जो ये मार्केट कैप कंपनी है ना एप्पल, उसका मतलब ये 10 गुना है किसके भी, जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इसके जो मार्केट कैप से, ठीक है ना। यानी ये अनुमान लगा सकते हो कहाँ 200 अरब डॉलर और कहाँ पे 2 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है ना। तो 2 ट्रिलियन डॉलर 10 गुना, यानी कि 10 गुना ज़्यादा क्या है, अमीर है जो एप्पल जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री से, ठीक है ना। और उससे पहले सऊदी अरामको ने भी ये खिताब हासिल किया था। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की जो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। मुकेश अंबानी करंट टाइम में चेयरमैन है भाई, इसके चीफ हैं, ठीक है। 8 मई 1973 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी रिलायंस इंडस्ट्री की। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। क्लियर है? और चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे
बड़ा सुअर पालन मिशन लॉन्च किया गया भाई। सबसे बड़ा जो भारत का सुअर पालन मिशन है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? वो लॉन्च किया है मेघालय राज्य के अंदर। कहाँ पर भाई? मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, सुअर पालन होता है भाई, ठीक है ना। सुअर पालन मिशन भी यहाँ पे सबसे बड़ा लॉन्च किया गया है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा सुअर पालन होता है। और यहाँ के लोगों का जो मोस्टली जो व्यवसाय है वो क्या है, सुअर पालना, ठीक है भाई। क्लियर है, मेघालय राज्य का। अब दरअसल बात करते हैं ये जो लॉन्च किया गया, ये जो मिशन लॉन्च किया है, इस मिशन में, इस प्रोजेक्ट में दरअसल लागत कितनी आएगी? 290 करोड़ की लागत आएगी भाई। 290 करोड़ की लागत के साथ इसको क्या है, सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन स्टार्ट किया है मेघालय राज्य के अंदर, ठीक है। और इसको इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया भाई हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा भाई? जो करंट टाइम में हमारे जो कैलाश चौधरी हैं वो कौन से मिनिस्टर हैं? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, इनके द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। अब मेघालय में स्टार्ट किया है, तो मेघालय के बारे में बात करेंगे। मेघालय की राजधानी है शिलांग। कॉनराड संगमा संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल कौन है भाई? सत्यपाल मलिक जी, ठीक है ना। सत्यपाल मलिक जी यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल। और मेघालय के बारे में स्टैटिक पॉइंट जाने, तो मेघालय का एक जो गांव है मासिनराम, वहाँ पे क्या नोटिस किया गया है कि भाई मेघालय के मासिनराम में ही क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है? मासिनराम भारत के अंदर। और मासिनराम कहाँ पे पड़ता है? मेघालय के अंदर, ठीक है। और मेघालय भारत का दूसरा ऐसा राज्य है, यानी दो ही ऐसे राज्य हैं भारत में जो केवल केवल एक राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, ठीक है। जो अपनी सीमा है, वो जो बाउंड्री है, केवल एक राज्य के साथ शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सिक्किम और मेघालय। मेघालय की केवल क्या है, असम के साथ सीमा लगती है और किसी राज्य के साथ नहीं लगती। सिक्किम की केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती है और किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। क्लियर है? तो याद रखना है, दो ही ऐसे राज्य हैं जिनकी एक ही राज्य के साथ सीमा लगती है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस पुलिस अधिकारी द्वारा वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में जीता गया सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल में परिवर्तित हो गया? अब देखो भाई, क्या इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है कि भाई एक जो पुलिस अधिकारी है हमारी, जो उन्होंने क्या है 2000 जो 20 है, यहाँ पे 2020 की जगह 2019 कर लेना दोस्तों। 2019 में इन्होंने क्या ये खिताब जीता था। और 2019 में कौन सा खिताब जीता था? वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप एक खिताब जीता था। उस वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और वो कौन है? पूनम खत्री। पूनम खत्री जी ने क्या है, सिल्वर मेडल जीता था। कब भाई? 2019 के वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में। परंतु जिनको हरा के जीता था वो कौन थी? मारियम। ईरान की खिलाड़ी है भाई, ईरान की खिलाड़ी है मारियम। इनको हरा के वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। किसने भाई? हरा के क्या, मतलब सेकंड पोजीशन पर आई थी मारियन। मारियम जो थी ईरान की खिलाड़ी है, प्रथम पोजीशन पे थी। परंतु इनका जो अब क्या हुआ है, दरअसल ये उस टाइम पे इन्होंने डोपिंग टेस्ट में क्या पाई गई हैं, अभी ये जो कार्रवाई होने के बाद, ठीक है ना, इनका डोपिंग टेस्ट लिया गया भाई। अगर भाई इन्होंने जो खिताब जीता है, इनका डोपिंग टेस्ट लिया गया। और डोपिंग टेस्ट में क्या है, ये पॉजिटिव पाई गई, ठीक है ना। और पॉजिटिव पाई पाई गई तो इनका जो ये खिताब से जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, मारियम जो खिलाड़ी है ईरान की, तो इनका जो गोल्ड मेडल वापस ले लिया गया। और ऑटोमेटिकली क्या है, विजेता बन गई भाई पूनम खत्री। पूनम खत्री क्या है, विजेता बन गई इस वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 की। क्लियर है? यहाँ पर 2020 की जगह 2019 कर लेना। क्लियर भाई? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये 2019 से 2000 जो है 2019 में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी है पूनम खत्री। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर को FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है? तो FCRA रजिस्ट्रेशन कर हो गया है भाई, किस प्रसिद्ध मंदिर का आया है? वो आया है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसका क्या है, FCRA में रजिस्ट्रेशन हो गया है, को मंजूरी मिल गई है। अब ये FCRA क्या होता है? दरअसल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर मान लो कोई भी जो धार्मिक स्थल है या मंदिर है,
कुछ भी है, अगर उसका FCRA में जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको क्या है, विदेशों से भी दान आने लगता है। ठीक है, उसको क्या है, विदेशों से भी दान आने लगता है, यानी कि विदेशी लोग भी क्या है, डायरेक्ट क्या है वहाँ पे दान दे सकते हैं। कब, जब FCRA में जो धार्मिक जो कॉन्ग्रीगेंट है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अब क्या है, जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, FCRA के अंदर मंजूरी दे दी है भारतीय सरकार ने। अब क्या होगा, विदेशों से भी क्या आएगा, वहाँ पे दान आएगा। क्लियर है, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं जो ये गोल्डन टेम्पल है इसके बारे में। ये गोल्डन टेम्पल कहाँ पे भाई, पंजाब के अमृतसर के अंदर, पंजाब के अमृतसर के अंदर। अब इस गुरुद्वारे को क्या है, हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हरमिंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है। किसको भाई, जो अमृतसर का जो ये गोल्डन टेम्पल है। अब इस गुरुद्वारे को जो सिखों के जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, उन्होंने इसका निर्माण किया था। किसने भाई, गुरु अर्जुन देव को, जो कि कौन से नंबर के गुरु हैं, 5वें नंबर के। ठीक है ना। और इनका जो ये जो अमृतसर जो शहर है जहाँ पे ये स्थित है, यह जो अमृतसर शहर है ना भाई, ये जो गुरुद्वारे के चारों तरफ बसा हुआ है। ठीक है ना। और ये जो अमृतसर जो नाम है ना इस शहर का, वो किस नाम पे पड़ा था, दरअसल गुरु रामदास, जो सिखों के 4थे नंबर के जो गुरु हैं, उन्होंने यहाँ पे जो अमृतसर शहर में एक अमृत सरोवर नाम का तालाब बनाया था। ठीक है ना, अमृत सरोवर नाम का एक तालाब बनवाया था गुरु रामदास जी ने। और इसी सरोवर के नाम पे इस शहर का क्या नाम पड़ा, अमृतसर पड़ा भाई। क्लियर है। और ये जो अमृत सरोवर है इसी के पास क्या है, इसी में यह बना हुआ है क्या, गोल्डन टेम्पल। क्लियर भाई। और इस मंदिर का निर्माण अगर बात करें, गुरु अर्जुन देव जी ने 1585 में स्टार्ट किया था और ये 1604 में बन के पूरा होया था भाई गोल्डन टेम्पल। क्लियर है। और ये है, दरअसल इसका गोल्डन टेम्पल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो बाहरी जो परत है ना, वो सोने से बने हुआ है, सोने से बना है। ठीक है ना। क्लियर, बाहरी परत पे क्या है, सोना चढ़ा हुआ है, तो इसको गोल्डन टेम्पल बोलते थे, जो कि कहाँ पे है, पंजाब के अमृतसर के अंदर। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय को WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। तो भाई WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया है, तो किस भारतीय को किया है, तो वो किया है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को क्या है, WHO ने भारतीय, ये भारतीय हैं और इन WHO ने अपने जो स्वतंत्र जो पैनल होता है उसमें शामिल कर दिया है प्रीति सूदन को। अब ये प्रीति सूदन के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह भारत की पूर्व स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी है भाई। यह भारत की क्या है, पूर्व स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी है। कौन भाई, प्रीति सूदन। और हाल ही में क्या कर लिया है, WHO ने इनको अपने स्वतंत्र पैनल में शामिल कर लिया। ये भारत की पहली महिला बनी है। क्लियर है। अब WHO आया है, तो WHO के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हिंदी में बोलते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 के अंदर। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 के अंदर स्थापना हुई। और 7 अप्रैल को स्थापना हुई है, तो इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल के दिन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल के दिन हर साल। ठीक है ना। अब हेडक्वार्टर कहाँ पे है WHO का, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और टेड्रोस अधनम जी यहाँ के क्या है, हेड हैं WHO के। ठीक है ना। और जो WHO ने ही क्या है, घोषणा की थी भाई, जो पेंडेमिक जो फैल गई है, जो महामारी फैल गई है, कौन सी भाई, कोरोना वायरस। ठीक है ना। उसके बाद इसको महामारी घोषित किसने किया था, WHO ने। और WHO पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगे। ठीक है ना, क्यों लगे, क्योंकि जो टेड्रोस अधनम जी हैं वो चाइना के निवासी हैं और वही इसके चीफ हैं। और चाइना ही ने क्या है, इस बहुत बड़ी महामारी को फैलाया था। और जो अमेरिका ने क्या किया है, मतलब जो WHO है उसकी पूरी फंडिंग को रोक दिया है। कारण क्या बताया कि भाई जो टेड्रोस अधनम जी हैं ये चीनी है, और चीनी जो हेड है WHO का, और ये गलत रिपोर्ट जारी कर रहा है, चीन के आंकड़े गलत दे रहा है। ठीक है ना। जैसे कि वहाँ पे बहुत कम लोग मरे हैं, वहीं पर तो यह बीमारी फैली, जबकि दुनिया में बहुत जगह क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इफेक्टेड हुए हैं और मरे भी हैं। ठीक है ना। जबकि चाइना के आंकड़े इन्होंने क्या एग्जैक्ट ना दे के टेड्रोस अधनम पे ये आरोप लगाया अमेरिका ने। और अमेरिका ने क्या कर दिया है, WHO की पूरी जो फंडिंग, सबसे ज़्यादा अगर WHO को जो फंडिंग देता था वो कौन सा देश देता था, अमेरिका, तो उसने वो बंद कर दी है। क्लियर है।
ठीक है भाई, WHO आए तो इसके बारे में आपने समझ लेना है, ये इसके स्टैटिक पॉइंट है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है भाई, भारत में राफेल विमान किस देश से खरीदे गए। ठीक है, भारत ने जो राफेल जो डील की है वो किस देश के साथ की है या किस देश से खरीदे हैं, तो ये आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। क्लियर है भाई, तो ये आज का क्वेश्चन है, आपने ये कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच दोस्तों, थैंक्स।